नमस्कार, शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात उत्तराखंड से कराएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं, लोक कथाएं और यहाँ के देवी देवताओं के बीच गाया जाने वाला जागर, ये सब कुछ एक दिल में बसता है। और वो दिल यहाँ की एक ऐसी मात्र शक्ति का है जो उत्तराखंड की पहचान है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी मुलाकात उत्तराखंड से कराने वाला हूँ। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उत्तराखंड की उस शख्सियत से जिन्हें पूरा देश कहता है विदुषी डॉक्टर बसंती बिष्ट। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में जो माहौल है वो है महिलाओं को लेकर, उनकी शक्ति को लेकर, उनके सामर्थ्य को लेकर जो बातें की जाती हैं, क्योंकि प्रदेश महिलाओं ने बनाया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 25 सालों के इस उत्तराखंड में आज नारी शक्ति कहाँ खड़ी है। बसंती जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप स्वयं में अपने आप उत्तराखंड हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है। देश में लोग कहते हैं कि अगर उत्तराखंड को सुनना है, समझना है तो डॉक्टर बसंती बिष्ट जी को देख लीजिए। आपकी नजर में उत्तराखंड की क्या अहमियत है? उत्तराखंड की बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ 33 कोटि देवता तो हमारे यहाँ शास्त्रों में है, लेकिन यहाँ 56 कोटि देवता हैं। 84 योनियां यही हैं और ये वेदांत यही से आविष्कार हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े बौद्धशालाएं थी और पहले जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने सुना है, यहाँ बड़े बड़े शिक्षण संस्थान थे और सब कुछ था। लेकिन कब ह्रास हुआ, क्या हुआ? हमारे जो चमोली का क्षेत्र है, बधान पौधांचल है, वहां वेदशालाएं हुआ करती। यहाँ पिथौरागढ़ में भी जितने भी ये है ना, ये हमारे ऋषि मुनि, तो हर ऋषि मुनि का यहाँ पर गुरुकुल था, तपस्थली थी। हाँ, उनका गुरुकुल अलग अलग जगह था ना। तो ऐसा हमने पढ़ा है और सुना है। जब हम इस क्षेत्र में आए तो हमने खोजना शुरू किया। आपके बचपन की बात करें तो बहुत ही संघर्ष है, उसमें बहुत ही चुनौतियां रही हैं। क्या वजह रही कि आप जैसी होनहार बिटिया जो कक्षा 5 में अपने समाज में टॉप करती है, यानी कि नंबर 1 आ जाती है, लेकिन फिर पढ़ाई नहीं कर पाती है? उस वक्त के उत्तराखंड में ऐसी क्या चुनौतियां थी कि आज आप डॉक्टरेट तो हैं लेकिन उस दौर में पढ़ नहीं पाई? उस दौर में एक कोई स्कूल नहीं थे। वहां एक छोटी सी पाठशाला बनाई थी हमारे गांव वाले ने। मेरी माँ जी ने उसमें 40 जन श्रमदान किया था। हालांकि बाद में वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हो गई थी वो पाठशाला। तो छप्पर सा था, वहां गई पहली महिला। 2 लड़कियां और गई मेरी माता जी ने मेरे साथ। तो वहां 6 महीने स्कूल जाती थी, क्योंकि नदियां, हम पहाड़ों में जाते थे अपने मवेशियों को लेकर के, तो मेरे माता पिता भेजते नहीं थे मुझे। तो 6 महीने जाती थी मैंने 3री क्लास में पढ़ाई करी, क्योंकि 6 महीने बीत जाते थे तो टीचर लोग बोलते थे बसंती को भेजो। उस समय शायद उनको दबाव। आप पढ़ने में होशियार थी? ना, लड़कियों को कोई भेजता नहीं था। मेरी माँ को बड़ा शौक था पढ़ाने का। और आपको पढ़ाने का? हाँ, मुझे पढ़ाने का। माँ जी बोलती थी कि निरक्षर इंसान पशु के समान है। अच्छा। और तुमको पढ़ना है हर हालत में। मेरी माँ साक्षात थी वो जमाने की। घर में पढ़ा मेरे चाचा लोगों के साथ, तो उनको सब कुछ आता था, ये पढ़ाई लिखना। पहाड़े 6 तक के मुझे मेरी माँ पढ़ाया, ज्ञान तक बार खड़ी, ये तमाम चीजें, जोड़ घटाना, ये गुणा सब माँ जी ने घर में करा लिया था मुझे। तभी मुझे स्कूल भेजा। तो माँ जी पढ़ती रहती थी किताबों को ना, नारियों की ये। तो बोला कि नहीं बेटा, तुमको पढ़ना है हर हालत में। तब गई मैं स्कूल में, तो आगे नहीं हो पाया, बहुत दूर था ना। लेकिन आपको तो 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिली कि आप होशियार थी पढ़ने में। हाँ, तो हमारे शब्द भी साहब आए ना, तो मेरा तो पहला नंबर कैसे आ गया। आपने टॉप किया? हाँ, 9 स्कूल के। हाँ। अब मुझे भी हैरानी होती है। तो उन्होंने बोला इसमें 1 रुपया भरो और ये 10 करोड़। मेरा 1 रुपया भी गया। बहुत बड़ा था 1 रुपया उस जमाने में। 1 रुपया में तो क्या क्या हो जाता था। वो रुपया भी गया, ना तो स्कूल जा पाई और रोती रही कई दिन। मेरी माता जी ने, इच्छा थी पढ़ने की, बहुत इच्छा थी,
कई साल रोती रही मैं कि मुझे स्कूल पढ़ना था। कोई सारा नहीं था कि जो मेरा स्कूल जाने का बना नहीं, बस फिर हमने कर दी। अच्छा, आज जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या वो जो बचपन में आपने देखा है दिन बच्चों का संघर्ष स्कूल जाने का, क्या आज पहाड़ों में वो स्थिति बदली या वैसे ही है? और संघर्ष है, और स्कूल हुए, कॉलेज हुए, लेकिन टीचरों में तो थोड़ा सा कुछ नहीं है जो हमारे टीचर में। बात पढ़ाने का जो ईमानदारी से जज्बा था। हाँ, हमारे जो गुरु जी थे, कोई वो भी प्रसाद मिश्रा भी थे, बहुत सख्त मिजाज थे। वो हमको छुट्टी नहीं देते थे कभी, 5वीं क्लास वालों को। जब वो ये हड़ताल होती ना तो ये दरवाजे बंद कर देते थे, तब हमको पढ़ाते थे। वो पढ़ना तो है, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। एक एक शब्द, एक एक सवाल उन्होंने पढ़ा के रखना हमको, और खाली उनका डंडा ही नहीं था, वो हमारी देखभाल एक गार्जियन की तरह, अभिभावक की तरह। जैसे महिला लड़कियां थे तो अपने कमरे में सुलाते थे इस तरह कि आपको किसने ओढ़ा है, किसने ओढ़ा कपड़ा, किसने डाला, कितनी परवाह करते थे, बहुत परवाह करते थे। तो अभिभावक जो थे समर्पित थे ना गुरु के लिए। आजकल के थोड़ी गुरु की शिकायत लगाते हैं, ऐसा नहीं था। गुरु जी आपको सपोर्ट तो है ही, आप ऐसा मत भी करें। और गांव वाले तो गुरु जी को तो कुछ खरीदना नहीं होता था, सब गांव वाले ही देते थे। सब सब्जियां, दूध, दही, घी, सब उस गांव में बहुत होता था उस समय। और अनाज पानी साग सब्जियां सब गुरु जी के घर। अच्छा, उतना अच्छा माहौल जो था पहाड़ों में, आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा था, वो परिवार की तरह होते थे। 25 सालों में हम उत्तराखंड बनने की बात करें तो वो जो माहौल है आज कहाँ है? अब आज क्या हुआ असल में ना, ये बाहर की हवा लग गई लोगों को। जैसे ये वैसे तो विकास हुआ है, अच्छा हुआ, रोडें चली गई, रोड देख करके लोग बाहर आए। और यहाँ देखा उन्होंने, और बाहर आने के शहर की हवा लग गई, शहर की हवा लग गई। और वो आज क्या हो गया कि वो करना नहीं चाह रहे हैं खेती बाड़ी। और दूसरा करेंगे वो कैसे करेंगे, वहां बंदर, यहाँ जंगली जानवर है, जंगली जानवर तो है ही। यहाँ मैदानों से ट्रक में भरते हैं बंदरों को, उसमें दाना चने डाल करके और वहां हमारे इलाके में खोल देते हैं, रातों रात ले जाते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। कई बंदर ऐसा आ गए, उन बंदरों ने कितने लोगों को काट लिया, कितना वो कर दिया, तो लोगों की खेती चपट हो गई। और तो इसलिए उनका मोह खेती से भंग हो गया, क्योंकि वो जैसे साल भर हमारा मुडवा होता था। अभी कुछ ही सालों पहले हमारा चमोली का मुडवा, ये मोटा अनाज पूरा भारत के कोने कोने जाता था। इस बार कम हो गया, पैदावार कम हो गई, बहुत कम। क्यों? पैदावार तो थी लेकिन वो सुरक्षित नहीं रहा, वो फिर उसने छोड़ा ही नहीं। हाँ, भालू और सुअर, बंदर, ये सब सारे सब कुछ भी अनाज नष्ट कर देते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि जैसा भी था वो कम से कम जानवरों के काम आएगा करके हरा वो तो निकाल के। हमने भी गाँव से लाते थे ना, इस बार के जो अनाज है बहुत छोटा दाना है, वो हरा निकल गया। तो इसलिए वो जानवरों की वजह से, तो इसलिए लोग करें खेती का कैसे करें। अब जानवरों पर ये लोग दूसरे विकास कर रहे हैं, जैसे उस खेती का कर दे हमारी सरकार, कोई इंतजाम जाल लगा दें, कुछ क्यों नहीं होगा। जैसे इतना पैसा बहाया जा रहा है, अगर कृषि के क्षेत्र में, पशु पालन के क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाए तो फिर क्यों नहीं होगा, गांव का पलायन क्यों होगा। यही उत्तराखंड ही नहीं, सारा बिहार का नौजवान, राजस्थान का नौजवान और जितने भी स्टेट है हमारे, दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, वो परिस्थितियां नहीं है वहां। खेती करें तो पानी नहीं, पानी को कूल में वो खेती कर दी, ये बड़े बड़े प्लांट बना लिए लोगों ने। हमारे यहाँ नदियां सब जो ये होती थी सुरंगों के रास्ते, ऐसा वो सुरंग यहाँ से ले जा रहे हैं ऊपर से। इतना कहीं सिंचाई का बंदोबस्त कर रहे हैं हमारे लिए, क्यों आएगा कोई बाहर। बिल्कुल, एक सब्जी में अभी नल लगा दी, मोदी जी का तो आभार है हमको, उन्होंने नल, हर घर नल योजना, नल तो लगा दी, लेकिन पानी नहीं है, बिल दे रहे हैं। अभी उन बहारों में जाना लोगों ने छोड़ दिया, जो पारंपरिक स्रोत थे उनको पहले हमारे यहाँ श्रमदान से ठीक करते थे, साफ करते थे। गांव के लोग आपस में, गांव के लोग मिलके व्यवस्था कर लेते, कोई पैसा नहीं लगता था। बिल्कुल,
तो कैसे बोल दिया गांव में मीटिंग बैठाई, भाई आज बाढ़ आनी है अगले आने वाले समय में, तो गांव के ऊपर वाली साइड में सब पुल काटते थे, पुल बड़ी मोटी ना इधर दीवार लगा के, ताकि गांव का वो ऊपर का पानी जो है साइड से निकल जाए, ऐसी व्यवस्था थी। जानवरों के लिए जंगलों में तालाब बनाए जाते थे, ये मेरे जमाने की बात जी है। जी जी। जंगलों में जगह जगह तालाब, ताकि वहीं पे पानी पिए और सुरक्षित रहे वहां पे। उन्हें वहीं पर वो जंगली जानवर आएंगे, हाँ। तो पानी पी के अपना अपने क्षेत्र में रहेंगे। वो और अपनी बोनों में वो दिखते हाँ, ही नहीं थे पहले। बिल्कुल। आज तो वो घरों के आगे देहरादून शहर में तेंदुए दिख गए थे पिछले कुछ दिन पहले तक। वो तो हमने कभी जैसे हम जंगल जाते थे तो बोलते थे अरे यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। निशान है यार, कल आए यहाँ, वो दूर खेतों के नजदीक नहीं आते थे वो, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था थी, और वो पानी की तलाश में वो जानवर आ रहे थे बाहर। अच्छा, आप जब छोटी थी तो बता रही है कि जिस तरह से आपकी माँ ने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, आप पढ़ी, अच्छा पढ़ रही थी और अवसर मिलता तो आप बड़े कॉलेज तक पहुंचती। जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो भावना होती घरों में, पहाड़ पर खास करके, तो लड़कियां सुरक्षित होती थी, महिलाएं सुरक्षित होती थी और एक दूसरे को आगे बढ़ाती थी। आज हम उत्तराखंड देखते हैं तो कितना अफसोस होता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अब वो पहले हमारे उत्तराखंड की ना जो संस्कृति है, हमारे रिवाज है, बहुत मजबूत है। यहाँ क्या होता है, रिश्ते का बड़ा महत्व है। आपका भाई है, जैसे बुआ का लड़का और मामा का लड़का, मासी का लड़का, मामा का लड़का, वो अपनी प्रीत खून के भाई के बराबर पवित्र माना जाता है उस रिश्ते को। आप उस भाई के साथ किसी स्थान पर अकेले रह सकते हैं, इतना वो बंधा हुआ था वो विश्वास। वो ये केर थी, वो केर बोलते ना, रेखा रेखा, वो रेखा थी। जेठ जो था, जेठ तो छूटे नहीं थे हमारे यहाँ जी, क्योंकि बोलते छूट में होता था जी। जैसे ये पर्दे में मैं आ गई, यहाँ जेठ बैठे हूँ, तो मैंने इस कपड़े को नहीं छूना है, नहीं छूना है। और जो बहन का जो पति है वो भी हमारे पीठ के भाई की तरह रहता था, पीठ का भाई वो जी जी, अपने खून का, उधर का जी, एक उधर का, जैसे माँ के उधर से। तो ये रिश्तों की बड़ी महत्ता थी हमारे यहाँ। तो कुछ ये घटनाएं उस तरह नहीं होती थी, ये प्रतिबंध था उन पर। कुछ ये था कि गांव का फलाने गांव की बहू बेटी है, फलाने के, एक दूसरे से संपर्क रहता था, वहां की उन्हें भी सम्मान मिलता था, सुरक्षा मिलती थी। अच्छा, जिसके साथ ऐसी घटना हो जाती थी तो पंचायत निर्णय देती थी, उसका हुक्का पानी अलग किया जाता था, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसका ये घराट पूछने वाले के लिए सामाजिक बहिष्कार। हाँ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तुम नहीं करोगे, एक डर भी रहता है ना। किसी ने अनैतिकता काम कर लिया तो वो क्या करता था, एक तो जुर्माना देता था, अच्छा, दूसरा सारे गांव के सामने माफी मांगने का और भोज देगा सबको, मतलब कठोर दंड राशि करता था, ऐसे उसको करवाया जाता था ना ग्राम सभा के द्वारा। और आज तो मैं प्रधान थी अपने गांव के, मैं इसी पे आता कि क्रांतिकारी महिला थी आप, पहली महिला थी जो प्रधान बनी। हाँ, तो वो जो प्रधानी का दौर था और आज विधायकी का दौर है, पहाड़ों पर जो आपके समय में जो एक जिम्मेदारी होती थी कि हम अपने समाज को बदले, योजनाएं लाए, आज कितना बदलाव है। आज तो मैंने ज्यादा देखा नहीं, ऊपर ही ऊपर होता है। एक तो क्या कर दिया आज का, वैसे कितना लोगों को खराब लगेगा या मेरी बात पर नहीं, आप स्पष्ट कहती है, कड़वा कहती है, सच कहती है। लेकिन मैंने ये सोची हम जो ये नए बच्चे हैं ना, इनको प्रधान बना दिया, विधायक बना दिया, जिन्होंने दुनिया अभी देखी नहीं। एक तरफ उन्होंने दुनिया नहीं देखी, दूसरी तरफ क्या उनका भविष्य पड़ा हुआ है। प्रधान कितने 5 साल रहेगा, बिल्कुल 5 साल तो खराब हो गया ना उसके, उसके बाद करेगा क्या। अब भले भले दोबारा बने तो वो क्या करेगा, जुगाड़ इधर उधर उल्टा सीधा काम करेगा, किसी तरह राजनीति में घुसेगा। एक तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है। महत्वाकांक्षा भी होती है, महत्वाकांक्षा होती है, क्योंकि हमारे समाज पर पड़ा ना। और जैसे बड़ी उम्र का आप प्रधान होंगे तो आपको एक एक घर की नब्ज पता होगी, जानवरों के बारे होगा, गांव की समस्याएं पता होगी, कैसे गांव की रक्षा की जाती है, कैसे इन पर नियंत्रण किया जाता है, फसलों के बारे में आप करेंगे। मतलब घटना को जो होता है वो बड़े आदमी को तो होगा ना वो।
और इन बच्चों को क्या होगा, बोलते हैं कंप्यूटर का जमाना है भाई, कंप्यूटर तो तुम गाँव से तो जुड़े नहीं ना, समाज से तो जुड़े नहीं, तो कुछ इस तरह भी हो गया है। अब बुरा लगेगा लोगों को, व्यवस्था बनाने वालों को, लेकिन हम तो कहेंगे ही। नहीं, जब आप कहती है तो लोग सुनते हैं बसंती जी, और आप खुल के कहती है। आप एक कलाकार हैं और कलाकार का जो हृदय होता है कोमल होता है, कोमल के साथ साथ स्पष्ट होता है, उसमें बनावटपन नहीं होता है। अभी प्रदेश में जो हालात है आपने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी का जो मामला था वो उत्तराखंड की एक संवेदनशील इशू बन गया, मुद्दा बन गया। आपको तकलीफ होती है इस सब चीजों को जब हमारे पहाड़ों में ऐसी घटनाएं होती हैं और उस पर सियासत होती है? नहीं, वो इसको इतना उछालने से पहले ही इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय ले सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 3 साल हो गए थे, 3 साल हो गए इसको, तो महिला का और वो करे, तो महिला को बिल्कुल निर्लज बना रही हो, ये बना रहे बिल्कुल महिला का एक उसकी क्या बोलते हैं, उसकी अस्मिता पर आप आघात कर रहे हो। उसी समय जब हुआ था आपने ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया? उसी समय उनको आपने क्यों नहीं होता? अगर आप दिल से उसको चाहते, इस कार्य को, चाहे हमारा बाप हो या भाई हो या हमारा हर आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसको कड़ी सजा देनी है, तो क्यों नहीं होता? आपने तो लटकाते रहे उसको, लगे वो अब राजनीति का काम ही नहीं था इसमें, हमारे अपने पुलिस वाले। आप जैसे लोग इतने पूरे उत्तराखंड को देखा है, कितनी तकलीफ होती है? अब होती थे, कर क्या सकते हैं? हम तो नारी का अस्मिता को जो खुला करते हैं ना, वो बहुत खराब लगता। आप उनको अपराधियों को उसी समय क्यों कड़ी सजा नहीं देते? आप क्यों करते हो? चूक कहाँ हो जाती है पता नहीं क्यों। ये इसका मतलब उनके बचाने के चक्कर है, उनके भाई भतीजेबाद है। जो गलत है चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारा अपने पेट का क्यों ना हो। तो ऐसा तो कहाँ हो रहा है? अच्छा, सिर्फ अंकिता को छोड़ दिए, उत्तराखंड में जो अपराध बढ़े हैं अलग अलग दायरों में, पहाड़ों पर भी अपराध बढ़े हैं, जब बाहर के लोग आके अपराध कर देते हैं, तो उत्तराखंड की जो अस्मिता है, यहाँ की जो पहचान है, देवभूमि है, वो कितना आहत होती है इससे? और आप जैसे लोग कितने आहत होते हैं? आहत होते हैं, पर हम भगवान को पुकारते हैं। अब कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो जैसे एक चीज बढ़ जाती है फिर वो शून्य पर आती है, कभी तो इसका अंत होगा, क्यों नहीं होगा? और जिनके मतलब कर्म, जिनके कर्म जैसे होंगे, उनके कर्म का फल उनको भोगना पड़ेगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। क्यों नहीं भोगेंगे वो लोग? आखिर जिसको हम देख नहीं सकते, हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे अंदर कहीं तो डर है, वो है हमारी इर्द गिर्द अभी भी एक शक्ति है वो। अगर वो उससे उसका डर जिसको नहीं है, अपने मद का घमंड है, तो कितने मद वाले आए इस देश में, इस संसार में, और सबके लिए क्या हर्ष हुआ उनका। अगर आप धर्म से नहीं चलेंगे, एक ईश्वर के बताए रास्ते नहीं चलेंगे, तो उसका अंत भी वही होगा, क्यों नहीं होगा? उसके अब हमने बोलते थे ना, पहले बोलते थे कि पिता गलत करता तो आखिरी संतान को जाता है, उसी खानदान तक उसका भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, उन विचारों को भोगना पड़ता है। लेकिन हमने देखा ही है, तभी हमने अपने गांव में देखा, शहरों में देखा, जिनके खानदान जैसी उनका बच्चों पर जाता है, विचारों पर। वैसे होना नहीं चाहिए, उन्हीं को मिले, कर्म दंड जो है वो जाता है, वो विचारों बच्चों को जाता है, देखा हुआ है मैंने। तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कैसे कैसे आए इस देश में, राजा आए, रंग आए, तो हमारे हिसाब से तो सच्चे मन से ही करना चाहिए काम। और हमने झूठ नहीं बोला आज दिन तक, क्यों? ज्यादा फायदा नहीं होता ना झूठ बोलने से, या तो फायदा हो झूठ बोलने से। तो मैंने अपनी जिंदगी ना परिवार से, समाज से, मैंने झूठ नहीं बोला, और मैं ईमानदारी रखती हूँ, चाहे परिवार हो, समाज हो। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर हमने समाज से मैंने दिखावा कर लिया, तो मेरे ईश्वर मुझसे नाराज होंगे, क्योंकि वो तो देख रहे हैं हमारे प्रमुख। समाज भी देखता है, समाज भी देखता है, वो हालांकि सामने नहीं बोलता है। मैं गलत करूंगी तो वो मेरे सामने नहीं बोलेगा,
लेकिन वो परखता है हमें। तो यही वजह है कि आज पूरा उत्तराखंड जो है वो अंकिता बिटिया के पीछे खड़ा होकर कहता है कि इसे न्याय मिलना चाहिए। तो ये राजनीति से अलग कर दिए तो पूरे पहाड़ पे भी गैरसैंण से लेकर और देहरादून तक लोग उस बिटिया के पीछे खड़े हैं। तो क्या ये समाज है जो उसे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उसके साथ न्याय होना चाहिए, देर भले हो गई हो लेकिन असलियत तो सामने आनी चाहिए। आने तो सभी चाहिए, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई फिर उसको? वो तो तुरंत होना चाहिए था ऐसे लोगों को जिसने ये हत्या करी है। देर करने वाले भी गुनहगार हैं, इसका मतलब। बिल्कुल है, और क्या। तुरंत पहले और काम खोल करके उस पर खानी तलाशी करनी चाहिए थी उनको। और बेचारे माँ बाप को सता रहे, इतना महिलाओं का ये राजनीति आ गई, इधर कांग्रेस हो गया, उधर भाजपा हो गया, 50 लोग आ गए। अब हम समाज वाले जो बीच के लोग हैं वो आप लोग सोचती हैं इसके बारे में? कभी चर्चा होती है महिलाओं से कि हमारे प्रदेश को किसकी नजर लग रही है ऐसी घटनाओं से? अब हमारे सोचने से क्या होगा? नहीं, आप तो उत्तराखंड की पहचान है, हमारे मातृशक्ति है। हमारे सोचने से क्या होगा? हम तो बोलते हैं लोगों को, यही बोलते हैं अपना इबादत करो और अपना खुद अपनी जिम्मेदारी लो। और सरकार की भी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित रखे। सरकार की है। अब आपने देखा ही होगा और आपने पढ़ा भी होगा, राजा रजवाड़ों से लेकर के यहाँ से जो भी है गरीब तबके को असहाय तबके से ही ज्यादा भुगतना पड़ता है। क्या ये बड़े लोग अपराध नहीं करते? लेकिन उनका कहाँ होता है? तो गरीब लोगों को अब हमारा साथ अब हमें बांट दिया है कि आप ब्राह्मण हो, आप वहां के मैदानी हो, आपके पहाड़ी हो, और हमें क्यों बांट दिया ताकि हम बुलकते रहेंगे एक दूसरे। मैं इसी पर आ रहा था कि अब जो हमारे उत्तराखंड में चल रहा है पहाड़ी मैदानी, हाँ, ये बहुत चल रहा है। हाँ। क्या आपके समय में ये भावना होती थी? ना, नहीं होती। क्या हमारे तो पहाड़ी भी हैं साथी, बाहर के भी हमारे साथी रहे और अच्छे लोग। यहाँ तक मुसलमान भी मेरी सहेलियां थी। तो बताइए। और हमारा आना जाना था तो बहुत प्रेम भाव था। मेरे बच्चों के दोस्त हैं मुसलमान थे, आना बिल्कुल रहता है। अब ये जो बड़े लोग हैं जो मुसलमान या हिंदू, क्या उनके जो ये क्या बोलते हैं मुसलमानों के बड़े लोग, मौलाना क्या किसी गरीब की झोपड़ी में जाके देखा उन्होंने वो कैसे जनता रहे अपने मुसलमानों के? और जो हमारा बड़ा पंडित है उसने हमारी झोपड़ियों में गरीब पंडित नहीं गया, कोई पंडित गया वहां? वो कैसे जी रहे हैं उस नरक में, बेचारे कहाँ कैसे जी रहे हैं। लेकिन ये ऊपर लोग कथा करने के लिए हमें बर्बाद करने के लिए। तो यानी पर्वतीय मैदानी जो भावना है वो समाज को बांटने की भावना है। पता नहीं हमारी उत्तराखंड में जो चल रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारी तो नहीं। हम तो सब जो इस धरती के जिसने जन्म लिया है वो हम तो कीड़े पतंग को वो बोलते हैं यहाँ पर जन्म लिया है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड में, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड तक कहीं नहीं होनी चाहिए ऐसी बात। तभी तो ये देश हमारा देखो आजादी कैसे लड़ी होगी उन्होंने। हमारे भी यहाँ के वीरों ने किसी का नाम आगे नहीं गया क्योंकि यहाँ लिखित में नहीं था ना। 15 से कौन लाता? कितने वीर हमारे, मेरे दादाजी खुद, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। दादी को पेंशन तो मिलती थी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो शहीद हुए, कागज ही नहीं थे उनके, पेंशन पता होगा, उनकी फोटो तक नहीं था। तो ऐसे मेरे ससुर जी 7 साल कैद में रहे, दोनों भाई। कहते थे कि हमने गठरों के नीचे जान बचाई, गठर कितना वो ऐसे ऐसे बताते थे कैसे हमारे लोगों ने वहां देखा। हमने अंडमान में उनकी कोठरी में ऐसी कार कोठरी बनवा दी, काला पानी जहाँ मिलता था, काला पानी। वहां तो बहुत बुरा हाल था लोगों का, तो उस चीज को देखते नहीं है वो लोग। अच्छा, आपने तो आंदोलन राज्य जब का चल रहा था तो गाना भी लिखा, गाया भी। राज्य आंदोलन में आपके गीत बहुत जोश वाले होते थे। जो भावना आपके अंदर उस वक्त थी गाते समय, हमारा प्रदेश होगा, हमारी पहचान होगी, हमारी अपनी विरासत होगी, 25 साल बाद आज उत्तराखंड को कहां खड़ा देखती है? उन शहीदों के सपनों के हिसाब से उत्तराखंड कहां खड़ा है? अब वहां तो ये था ना, पहले तो हमें ये कहा गया कि आंदोलन इसलिए हो रहा है कि हमारी देश की रक्षा होगी। यहाँ का जो खनन है, दूसरी यहाँ की जो बेटियां हैं, वन संपदाएं हैं, बाकी चीजें हैं, बहुत कुछ है यहाँ, नदियां हैं, इनका ठीक से होगा संरक्षण होगा। अब जो हमारे बच्चों को इसमें लगाएंगे, हमारे बच्चों के लिए काम होगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं। उसके बाद हमारे कई डैम बन गए
और हमारे पहाड़ों में तो सूखे हैं बिना पानी के, बिल्कुल डैम कंपनियां दे दी बाहर, बिल्कुल। जमीनों पर भी बाहर लोगों का पलायन से गांव खाली। जमीनों पर भी उनका बड़े बड़े लगा लिए उन्होंने बाहर वालों ने। और खैर उनको भी हम नहीं बोल रहे कि एकदम तुम मत आओ, लेकिन यहाँ के लोगों का भी तो थोड़ा देखना था। और उनकी सिंचाई कर देते तो उनके खेतों के लिए, उनके घरों में भी ढंग से पानी वो पानी के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो बंजर हो गए, कहाँ से उनका रख रखाव भी हो पा रहा। पानी के स्रोतों का पहले खुद करते थे ना, तो वो नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, ये है बसंती बिष्ट जी जो शोध कर रही है, लेकिन रोचक बात यह है कि अपने आप में शोध का विषय है। न सिर्फ उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीत लोक परंपराएं, बल्कि देवी देवताओं को लेकर जो इनकी जिज्ञासा है वो आज भी शिक्षक नहीं बल्कि छात्र की तरह है। तमाम किताबें लिख रही हैं, शोध हो रहा है, लेकिन पीड़ा इस बात की भी है कि सरकार को जो सहयोग देना चाहिए। आप जैसे सीनियर कलाकारों को जो उत्तराखंड की पहचान देश दुनिया में न सिर्फ दस्तावेज में किताबों की शक्ल में उसे सहेज रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी वो विरासत में दे रही हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इनके जैसे कलाकारों को हम वो सहयोग दें, आर्थिक हो, सामाजिक हो या किसी भी रूप में हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो इनकी विरासत को आगे बढ़ाए। अगले शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।